वेलकम बैक टू माय चैनल द हिंदू। आज है तारीख जुलाई 4, 2020। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज के दिन में आया है वो सारा हम लोग इम्पोर्टेंट कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट पेज जो है वो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है ये आर्टिकल, टेक्नोलॉजी इज नो पैनासिया फॉर द कस्टोडियल डेथ। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो उतना हेल्प नहीं कर रहा है कस्टोडियल डेथ में। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो रिकॉर्ड की है पुलिस ने जो कस्टोडियल में वायलेंस किया है, ठीक है, कस्टडी में मारा पीटा है, वो बिटवीन 2001 से लेकर के 2018 तक तो 1727 पर्सन जो है वो मर चुके हैं अभी तक, और लेकिन उसके लिए सिर्फ 26 पुलिस को जो है जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2001 से लेकर के 2018 तक बस इतने ही पुलिसमैन इन्वॉल्व होंगे। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी या फिर कुछ अल्टरनेटिव्स लाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है रिसेंटली देखा गया तमिलनाडु में ये जो कस्टोडियल वायलेंस है वो बहुत हाईलाइटेड था। ठीक है, तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें किस तरीके से हेल्प करता है, तो हम टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग जो हैं वो डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट कर पाते हैं, जिससे कि हम लोग को ब्रेन मैपिंग, ठीक है, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ, ये सब पता चलता है। तो उससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि किस तरह का वायलेंस जो है वो उस पर हुआ है। ठीक है, डीडीटी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पता करने में कि पुलिस जो है वो कितना ज़्यादा जो है अत्याचार की है। इस पूरे आर्टिकल में उसी के बारे में दिया हुआ है। ऑथर कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को और मजबूत करना होगा ताकि जो है ये जो हो रहा है देश में उसको थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी का यूजेस जो है वो करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी को और अच्छा करना होगा, बस इतना से काम नहीं चलेगा। उसके बाद जो है इसमें पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इंक्रीज कर रही है रोबोट सिस्टम को। ठीक है, और बॉम्ब डिटेक्शंस को। रोबोट सिस्टम से क्या होगा कि रोबोट सिस्टम को इंक्रीज करेगी, उसके बाद बॉम्ब जो डिटेक्ट करने वाला रहता है वो सबको इंक्रीज कर रही है। ठीक है, उसके बाद तो उसी तरीके से अगर पुलिस जो है इस चीज़ पे भी ध्यान दे तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि कस्टोडियल डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है एक बहुत ही अच्छा डेटा आया हुआ है, मेजरिंग इंडियाज़ प्लास्टिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन हो गया था 1 जुलाई को पूरे इंडिया में इस पर बैन हो गया था। ठीक है, जो भी कप्स है, ग्लासेस है, फोक्स है, स्पून है, नाइफ्स है प्लास्टिक का बना हुआ वो सब पे बैन हो गया है। सिगरेट का जो पैकेट प्लास्टिक का बना रहता है वो सब पे बैन हो गया है। डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2022 रिपोर्ट्स से हमें पता चला है कि 35% ऑफ द इंडियन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो मल्टी लेयर्स पैकेजिंग होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, नॉन रिसाइकेबल होता है। ठीक है, 68% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट एंड अप इन द डंप साइट्स एंड लैंडफिल्स, गड्ढे वगैरह में मिलता है 68%, विथ ओनली 12% रिसाइकल्स, जिसमें से सिर्फ 12% रिसाइकल किया जा सकता है और 20% को जलाया गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट्स बताती है। अकॉर्डिंग टू आवर वर्ल्ड इन डेटा, इंडिया जो है वो जनरेट की है 9.5 kg ऑफ मिसमैनेज वेस्ट, जो कि हाई रिस्क है हमारे ओशियन के लिए। ठीक है, ओशियन के लिए हाई रिस्क ही होता है। क्या होता है कि जो भी ये प्लास्टिक होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में टूट जाते हैं, टूट करके ये ओशियन में चले जाते हैं। ओशियन में वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो सब के अंदर चले जाते हैं, और उसी एनिमल्स में से जैसे फिश वगैरह का हम लोग सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पार्टिकल्स ह्यूमन के अंदर देखा जाता है। ठीक है, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे और भी डेटा प्रोवाइड किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा ये प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में, कर्नाटका में, तेलंगाना, केरला, ये सब में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है हमारा अफ्रीका और साउथ अमेरिका नेशंस में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया के अगल बगल में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, और सबसे कम जो है वो यूज वो किया जा रहा है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं, द फंक्शनिंग ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ये आर्टिकल है वो रिलेटेड है आपका उदयपुर इंसिडेंट जो राजस्थान में हुआ था उससे रिलेटेड, कि अब एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाया गया इस पूरे मामले को अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो चलिए उसके National Investigation Agency. National Investigation Agency was constituted under the National Investigation Agency Act 2008, ठीक है। It is a central agency to investigate and prosecute offences. ये जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कम्बैट टेरर इन इंडिया। इट एक्ट एज ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ब्रांचेज जो है वो हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू में है। गोल्स क्या क्या है इसका, तो इसका जो गोल्स है ये है इफ़ेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल करना, ठीक है, उसको इंश्योर करना, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द हैंड, प्राइम इम्पोर्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डेवलपिंग अ प्रोफेशनल workforce through regular training and exposure to the best practices and procedures, to execute in-depth professional investigation of scheduled offences using the latest scientific method of investigations, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नीड क्या है एनआईए का, तो टेरर इंसिडेंट आर फाउंड टू हैव अ कॉम्प्लेक्स इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल लिंकेज एंड द पॉसिबल कनेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, फॉर एग्जांपल द स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग्स, circulation of fake Indian currency, etc. The agency at the center level was created for investigation of offences related to terrorism and certain act post 2008 Mumbai terror attack. नेक्स्ट है कि इसमें स्मगलिंग और जो भी टेरर होता है वो सबको टैकल करने के लिए एनआईए को अमेंड भी किया गया था। लेटेस्ट जो इसका अमेंडमेंट है वो 2019 में किया गया, जो कि पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसमें क्या क्या न्यू ऐड किया गया है, तो इसमें द बिल जो है वो अलाउ की है एनआईए को कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है ये सब फॉलोइंग एडिशनल ऑफेंसेस पे, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफीट करेंसी और बैंक नोट का हो गया, साइबर टेरर हो गया, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स हो गया, ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस 1908, ठीक है, ये सब के अंडर में कर सकती है। उसके बाद एक स्पेशल कोर्ट्स भी बनाया गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस कंस्टिट्यूट वन और मोर स्पेशल कोर्ट अंडर द स्पेशल 11 एंड 22 फॉर द एनआईए एक्ट 2008, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ एनआईए एक्ट 2008, ठीक है। इसके तहत जो है स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने है वो बनाया है। और हम लोगों ने एनआईए के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट टर्म्स था, उसका हेडक्वार्टर, एनआईए का फुल फॉर्म से लेकर के उसका क्या गोल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। तो हमारे लिए इतना ये इम्पॉर्टेंट था एनआईए के बारे में पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है आज आया है और एनआईए के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो 10 लाख अपने रिलेटिव से अब ले सकती है। तो वो जो रिलेटिव होंगे वो इंडिया के नहीं अब्रॉड के होने चाहिए, ठीक है। जो रिलेटिव अब्रॉड में काम करने जाते हैं उनसे इंडिया जो है वो 10 लाख तक पैसा ले सकती है, ऐसा होम मिनिस्टर जी ने कहा है। FCRA रूल है उसमें अमेंडमेंट किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा कि FCRA क्या है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसी में इंडियंस को अलाउ किया गया है कि 10 लाख तक का वो अपने रिलेटिव से अब्रॉड में जो रहते हैं उनसे ले सकते हैं। पहले ये 1 लाख था बट इसको अमेंड करके 10 लाख कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो 10 लाख है इसको लेकर के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होगी गवर्नमेंट को कि ये 10 लाख कहाँ से आया, क्या आया है। पहले था कि आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता था एक अथॉरिटी को, बट अब जो है इसमें आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना होगा। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है
ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं ये सिंगल यूज प्लास्टिक का पिक्स है, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जो है वो न्यू दिल्ली का ये फ़ोटो है। तो अभी 1 जुलाई को क्या हुआ, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पूरी तरह बैन हो गया है। तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है कि ये जो जितना भी ये प्लास्टिक था वो न्यू दिल्ली में पूरी तरह हटाया जा रहा है, ठीक है। पूरी तरह बैन भी हो गया है मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन पे, और इसके सेल पे भी पूरी तरह बैन हो गया। अगर कोई भी इसका सेल करता है तो उस पर चार्जेस लगाए जाएंगे और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड द अनसंग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू रिमेंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ अलौरी सीताराम राजू। अलौरी सीताराम राजू का स्टैचू जो है वो बीच रोड इन विशाखापट्टनम में जो है वहाँ पे उसको नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जो अलौरी सीताराम राजू हैं ये कौन थे, तो अलौरी सीताराम राजू जो थे वो एक तरह एक बहुत जो है वो ट्राइबल लोगों को बहुत हेल्प किए थे, इसीलिए इनको याद किया जाता है। क्या हुआ था कि 1922 में जो फॉरेस्ट है ऑफ गोदावरी एजेंसी इन दी मद्रास प्रेसिडेंसी, उसमें 3 पुलिस पे अटैक हो गया था, ठीक है। तो अलौरी सीताराम जी जो थे वो 500 ट्राइबल के साथ जा कर के वो लोग का हेल्प किए थे। अलौरी सीताराम जी जो हैं वो सिर्फ वही नहीं किए थे बल्कि वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ ट्राइबल लोग के साथ मिल कर के लड़ाई भी लड़े थे, ताकि वो लोग के ज़िंदगी जितना भी वो लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था ब्रिटिश के द्वारा, वो सबसे उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके, ठीक है। तो इसलिए अलौरी जो हैं अलौरी सीतारामन राजू एक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको ये जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में बैटल लड़े थे 1924 में, ठीक है। किसके सपोर्ट में, तो ट्राइबल कम्युनिटी के सपोर्ट में एक लेजेंड है, ठीक है। ये जो है हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर का। तो बस आपको इतना याद रखना कि अलौरी सीताराम राजू जो हैं वो जो है वो कौन है और उन्होंने क्या किया था। तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, किसकी हेल्प की थी, तो उन्होंने ट्राइबल पीपल की हेल्प की थी। और अभी इनका स्टैचू जो है वो कहाँ पे है, तो बीच रोड इन विशाखापट्टनम में है, जिसका कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये है ओडिशा वुमेन है जो फॉरेस्ट नेम आफ्टर है। ये वन लाइनर में आ सकता है कि एक उड़ीसा की औरत है जिसका नाम है सरोजनी वाना, उसके नाम पर जो है ये सरोजनी फॉरेस्ट जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये लेडी इसी के नाम पर ये बनाया गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है ये आर्टिकल में, तो इसमें ये पूछ सकता है कि सरोजनी फॉरेस्ट जो है वो कहाँ है, तो सरोजनी फॉरेस्ट जो है वो ओडिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं। तो जीएसटी डिसीजन अपसेट डेयरी फार्मर्स। जीएसटी का जो डिसीजन अभी आया है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ है 47th मीटिंग। इसमें जीएसटी पे बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया गया है, बहुत सारे चीज़ों पे जीएसटी बढ़ा दिया गया है, किसी चीज़ों पे घटा दिया गया है। देखे थे हम लोग कि सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ाया ही गया है। तो इसी तरह जो डेयरी चीज़ होता है उस पर 5% टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। और जो मशीन होता है जो यूज किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने में, उसमें 12% से ये करके 18% इंक्रीज कर दिया गया, जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो लोग को बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, बहुत कुछ सहना पड़ रहा है अब, क्योंकि वो लोग को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो गया पैसा, क्योंकि अब ये लोग को जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो इससे महंगाई ये लोग का बढ़ गया और ये लोग को बहुत ज़्यादा आगे देखा जाएगा कि प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जीएसटी का जो चेंजेज आया है इसका इम्पैक्ट हम लोग को सबसे ज़्यादा यूपी में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टारगेटिंग जीआई टैग मयूरभंज सुपर फूड एंड चटनी टू फाइंड मोर टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो उड़ीसा के बारे में चर्चा हो रही है। उड़ीसा में एक चटनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये जो चटनी है वो एंट कि जो चींटी होती है रेड वाली, उसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। रेड वाली जो चींटी होती है वो जब हम लोग को काटती है तो हम लोग को दर्द होता है, रेड हो जाता है, तो हम लोग उससे दूर दूर भागते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उड़ीसा के ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं
ये लोग क्या करते हैं, ये जो रहती है क्या बोलते हैं, ये जो चीटी रहती है, इससे वो लोग चटनी बनाते हैं, ठीक है। इस चटनी को बना के ये लोग खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है, माउथ वाटरिंग यहाँ पे कहा जा रहा है कि रहती है। इस चटनी को हम लोग बोलते हैं काई चटनी, ठीक है। तो इस चटनी को जीआई टैग देने के बारे में बात हो रहा है, और इस चटनी में कुछ और मतलब ऐड करके इसको जीआई टैग दिलवाया जाएगा, ठीक है। जीआई टैग मिलने के बाद जो है इसमें डेवलपमेंट होगा और अच्छी तरह से इस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बाहर से लोग आएंगे इसको खाने के लिए, तो बहुत मतलब कि वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक्स भी अच्छा होगा, ठीक है। तो यही काई चटनी है। इसमें क्या किया जाता है कि वहाँ ये जो चटनी होता है, क्या ये ये चटनी होता है, क्या ये चींटी को मार के बनता है? नहीं, ये क्या होता है कि ये जो चींटी होती है ये घोंसला बनाती है ऊपर जाके, तो उस घोंसले का जो अंडा होता है वाइट, इसमें देख रहे हैं कि वाइट है, तो उसको लेकर उसको पीसा जाता है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किया जाता है और उसी से ये चटनी बनाया जाता है। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है ओयोकोफाइला सेमारुगाडिना, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एमजी नरेगा के बारे में बात हो रहा है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि सेंट्रल जो है वो एमजी नरेगा के लिए फंड जो है वो स्टेट को प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट है जिसको एमजी नरेगा जो है वो लागू तो कर दिया गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखा जा रहा है, क्योंकि जो फंड रिक्वायर्ड है वो सब जो है वो सेंटर स्टेट को नहीं दे रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सैलरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है जो भी वर्कर्स हैं उनको, ठीक है। तो एमजी नरेगा में ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है। इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एमजी नरेगा जो है वो क्या है, और एमजी नरेगा जो है वो कब लॉन्च किया गया, कब लाया गया है, ठीक है, और ये होता क्या है। तो एमजी नरेगा के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इसमें 100 जो वर्कर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। 100 से भी ज़्यादा लोगों को भी वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये जो हो गया ये एमजी नरेगा हो गया। इसके बारे में और हम लोग अच्छे से अभी इसको कवर करेंगे, ठीक है। एमजी नरेगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये जो है एमजी नरेगा लॉन्च कब हुआ था? तो ये 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये जो एक्ट है वो पास किया गया था 2005 में, बट ये जो है ये 2006 में काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले जो था ये एमजी नरेगा को बोला जाता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। बाद में इसको एमजी नरेगा बोला जाने लगा। उसके बाद ये जो है एमजी नरेगा ये जो है बेस्ट है एमजी नरेगा एक्ट पे, ठीक है। इसमें कितना डिस्ट्रिक्ट कवर होता है? तो इसमें जो है वो 708 डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल कवर किया जाता है। ये है डेटा जो है ये 2021 का डेटा है, ठीक है। तो इतना को कवर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, ठीक है। किसको? अनस्किल्ड जो वर्कर्स रहते हैं उसको। थोड़ा सा गलती हो गया था मुझसे, मैंने 100 वर्कर्स बोल दिया था। 100 डेज के लिए जो है ये अनस्किल्ड लेबर को ये वर्क प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, इंक्रीज करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को और डिक्रीज करता है माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन। क्या होता है कि जब जॉब नहीं मिलता है तो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं अपने जॉब के तलाश में, तो अगर वहीं पे जॉब मिल जाएगा तो ये लोग दूसरे जगह नहीं जाएंगे। फिर एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिलता है, क्योंकि अगर 100 डेज का वर्क रहेगा तो पैसा भी मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो ये लोग का इकोनॉमिक्स में सुधार होगा और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मैं एमजी नरेगा के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा आर्टिकल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है इंडिया रसिया डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया रसिया का जो रिलेशनशिप है वो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा होते जा रहा है अभी के टाइम में, ठीक है। इंडिया जो है वो रसिया से बहुत सारा डिफेंस का इक्विपमेंट जो है वो लेती है, परचेज करती है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया रसिया का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो गया है। एक टाइम ऐसा आया था जब इंडिया रसिया का रिलेशनशिप जो था वो बहुत ख़राब हो गया था, बट अब जाके वो ठीक हो गया है। रिलेशनशिप को ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि इंडिया और रसिया जो था, पहले इंडिया रसिया से परचेज करता था, बट अब इंडिया जो है वो रसिया के साथ मिल करके ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको बनाता भी है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे लिए
बहुत ही अच्छी मतलब की बात है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो रसिया से डे पे डे अच्छा हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो बात कर रही है कि कुछ डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए रसिया से, ठीक है। तो रसिया से जब ये कुछ इक्विपमेंट लेगी तो क्या होगा कि इस पर जो है सैंक्शन लग जाएगा। किसके द्वारा? तो ये जो यूएस है उसके द्वारा जो है कुछ सैंक्शन लगा दिए जाएंगे इंडिया पे। तो इसी के बारे में थोड़ा वरीड हो रहा है कि अगर ये इंडिया जो है वो रसिया से कुछ भी लेती है तो यूएस जो है वो सैंक्शन लगा देगा, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ डेटाज भी दिया गया है कि द डिफेंस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रसिया जो है वो क्रॉस कर चुका है $15 बिलियन, ठीक है, सिंस 2018 से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना जो है इतना डॉलर को वो क्रॉस कर चुका है अभी तक। तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड जो होता है, डिफेंस ट्रेड इंडिया और रशिया के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बहुत सारा एग्रीमेंट भी ये लोगों ने साइन किया हुआ है, जैसे कि अमेठी इन यूपी में अमेठी को साइन किया हुआ है, और मैन्युफैक्चर के लिए 6.1 लाख AK-203 रिफाइल सेट कोडवा भी किया गया है, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब है क्योंकि क्राइसिस चल रहा है रसिया में, क्या हुआ कि रसिया यूक्रेन का वार हो रहा है, तो उसके कारण जो है वो तो बहुत सारा कुछ सैंक्शन इस पे रसिया पे लग चुका है। तो अब जो इंडिया जो है वो जो भी परचेज करेगी रसिया से, वो जो है वो रुपी या रूबल जो है उसके ही ये वो करेंसी का यूज करके ही ये लोग जो है वो ख़रीद रही है। जैसे S-400 को ख़रीदना है तो एक्सचेंज जो होगा वो रुपी और रूबल के ही रूप में होगा, ठीक है। इससे देखा जाएगा कि सेंट्रल बैंक जो दोनों कंट्री का है वो बढ़ते हुए नज़र आएगा, ठीक है। और यूएस जो है वो अभी मैंने बात किया कि कुछ सैंक्शन लगा सकती है। कैट्सा जो है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये जो है ये लगा सकती है इंडिया पे, क्योंकि वो कुछ चीज़ें जो है वो रसिया से ये ख़रीद रहा है। लेकिन इंडिया जो है ये सबको ना देखते हुए वो ये रसिया से ख़रीद रहा है आर्म्स का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो सब कुछ हार्डवेयर जो होता है रसिया से ख़रीद रहा है, इवन दो ये जानता है कि कैट्सा का इस पर सैंक्शन लग सकता है। ये आर्टिकल जो था बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पर्पस ये से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट कोई भी आर्टिकल नहीं है, ये सब जो था वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। अगर आप लोग को इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग एक चीज़ को जो है गूगल कर सकते हैं, गूगल करके इसके बारे में फाइंड आउट कीजिए, इसके बारे में फिर नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स तैयार कीजिए। वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि खुद से जब आप नोट्स बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे आप खुद से नोट्स बनाइएगा तो आपको याद भी हो जाता है, ठीक है। तो वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हाँ, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी इसमें आपको कुछ गलत लगता हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर टाइम टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच।